सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डबल एस कॉमर्स 91। अपन इस वीडियो में इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही डाली थी, उस पर लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, आई एम थैंकफुल टू देम। और इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसमें फाइनेंस एक्ट 2025 है, जो कि आपकी जो प्रीवियस ईयर है ना 2025-26 वहाँ से एप्लीकेबल होगा। मतलब 25-26 तो आपका इसमें 25-26 तो आपका इसमें प्रीवियस ईयर होने वाला है। और जो असेसमेंट ईयर जिसमें इनकम इनकम आपकी असेस होती है वो आपका 26-27 होने वाला है। और ये फाइनेंस एक्ट 2025 जो कि नया एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं। इसके साथ में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। जीएसटी भी इसी चैनल पे आएगा, इनकम टैक्स भी पूरा इसी पे आएगा। बस आपको दो चीज़ इसमें रखनी होगी कि थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बुक कंपाइलेशन पे लग रहा हूँ। तो वो बुक वगैरह भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फ्री जो क्वेश्चंस हैं वो भी अब मैं इसी चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ, इसी टॉपिक के। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये अभी तक तो इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में होगा नहीं होगा अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इसी से देख लेना। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, वो बुक वगैरह आपको कैसे मिलेगी, किस मीडियम से मिलेगी, वो भी मैं जल्दी बता दूंगा आपको। या तो मैं टेलीग्राम चैनल से स्टार्ट करूंगा, या फिर जो भी मीडियम होगा गूगल ड्राइव वगैरह वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले इनकम कैसे कंप्यूट होती है किसी भी पर्सन की, और उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। गवर्नमेंट को कहाँ पावर मिली है टैक्स कलेक्ट करने की, वो भी अपन देखेंगे। और किस किस सोर्स से इनकम एक पर्सन को हो सकती है। तो अपने पास जो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम होती है ना, उसमें हमेशा मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी किसी को भी 5 सोर्स से इनकम हो सकती है, जो कि इनकम टैक्स, इसको अपने इनकम टैक्स हेड्स भी बोलते हैं, हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। जिन 5 हेड्स में इनकम हमेशा आपकी इस 5 हेड के अलावा आपकी इनकम कहीं और नहीं जा सकती। या तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या फिर कैपिटल गेन में जैसे कि अपन कोई बिल्डिंग वगैरह सेल करते हैं, या फिर कोई घर हो गया। इंडिविजुअल के लिए तो ये चीज़ें हो गई, और जैसे बिजनेस वगैरह के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, तो ये कैपिटल गेन में आ जाएगा। लास्ट जो होता है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बाकी इन सब में जो नहीं आता ना वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। उसके बाद में इसको यहाँ तक जो इनकम कैलकुलेट होती है उसको ग्रोस टोटल इनकम जीटीआई बोलते हैं। इसमें से फिर आपका डिडक्शंस जो कि आपको चैप्टर 6 ए के अंडर मिलती है, और अंडर सेक्शन 10 AA जो आपको डिडक्शन मिलती है, मैं पूरा समझाने वाला हूँ। जस्ट और एक ओवरव्यू दे रहे हैं अभी इस वीडियो में अपन। एक एक टर्म को समझाने वाला हूँ, डिडक्शंस क्या होते हैं, चैप्टर 6 ए क्या होता है, क्यों होता है। तो इसको लेस करने के बाद में फिर आपकी इस इनकम पे टैक्स लगता है। नेट जो टैक्सेबल इनकम होती है, इसको एनटीआई बोलते हैं। इसको एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। सो इन द above statement there are 5 heads of income under each head computed separately। ये जो आपको 5 हेड दिए हुए हैं ना, इनका पूरा डिटेल चैप्टर है। तो इसमें जो इनकम कैलकुलेट होती है ना, वो पांचों हेड में अलग अलग तरीके से और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होती है। और इसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम स्टेटमेंट बनती है किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी बिजनेस की। दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ, आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की भी इसमें नॉलेज चाहिए, और इनकम टैक्स रूल्स 1961, इन दोनों के बीच में भी मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ, क्या है क्यों है, आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो अपना आपको इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो एक ओवरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको। द अबाउ इनकम टैक्स लॉ कीप चेंजिंग एवरी ईयर। हर साल इनकम टैक्स लॉ चेंज होता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट लाए जाते हैं। फॉर द आर एग्जाम वी हैव टू स्टडी द लॉ एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर 2025-26। तो हमारे एग्जाम के लिए हमें जो 25-26 का जो प्रीवियस ईयर है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल लॉ है वो पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आपने इनकम कमाई है। सपोज करो किसी भी पर्सन ने 1/4/2025, असेसमेंट ईयर पहली बात तो 12 महीने का होता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, असेसमेंट ईयर भी 12 महीने का होता है, जिसमें आपकी इनकम असेस की जा सकती है। आगे मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई है, जिसमें आपने इनकम कमाई है, इनकम अर्न, उस पे जो आप जब उस पे आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है ना, वो असेसमेंट ईयर में होता है। असेसमेंट ईयर मतलब जिसमें आपकी इनकम असेस होने वाली है। प्रीवियस ईयर मतलब इनकम जिसमें आपने अर्न करी है। अब सपोज करो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक अगर मेरी कोई भी इनकम, मैं किसी भी सोर्स से या आप या किसी भी सोर्स से इनकम जो भी अर्न करेंगे ना, उसका जो टैक्स है ना, वो आप 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 तक दे सकते हैं। इसी के अंदर दे सकते हैं और इसी के अंदर देना होगा आपको।
तो इसको जिस ईयर में आपकी इनकम कैलकुलेट होती है और जिस ईयर में आपका टैक्स लगता है ना आपके ऊपर, वो होता है आपका असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर वो होता है ईयर ऑफ इनकम बोलते हैं इसको। तो एक तरह से आपने अप्रैल 25 से मार्च 26 तक जो भी इनकम अर्न करी है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस भी ईयर में आपका जो टैक्स कटेगा या टैक्स की कैलकुलेशन होगी ना, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो अभी अपना अपना जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है ना, उसमें प्रीवियस ईयर है 25-26, मतलब अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक जो भी आपकी इनकम है वो प्रीवियस ईयर में वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और फिर अप्रैल से लेके 31 मार्च 2027 तक आपका जो भी ईयर ऑफ टैक्स होगा उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इनकम आपकी 12 महीने की यहाँ पे कैलकुलेट होती है, जिसको अपन जो अगर अपन अकाउंटिंग भी करते हैं ना, तो वो भी 12 महीने की होती है, और वो भी अप्रैल टू मार्च होती है, जो कंसेप्ट होता है इसमें। दो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में फिर इस वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको यहीं तक रखेंगे। बाकी फिर आगे मैं, क्योंकि मैं बुक कंपाइलेशन वगैरह और इस पे सब लग रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, गैप लग सकता है। अभी तक ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कैसा लगता है, या अगर कोई और भी चेंज आपको पॉसिबली चाहिए तो वो भी अपन बात करते हैं। अब यार किसी भी गवर्नमेंट के पास ना, अपन इनकम टैक्स पे आते हैं। अब किसी भी टैक्स को या किसी भी चीज को, किसी भी नियम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर तो होनी चाहिए ना, किसी ना किसी रूल के थ्रू, या किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो होनी चाहिए ना यार। इनकम कल को ना गवर्नमेंट आके आपको बोले कि सर आपने पिछले साल 5 से 6 लाख रुपए सैलरी कमाई है, तो आप हमें उस पर टैक्स दीजिए। अब लीगली गवर्नमेंट, जब तक लीगल राइट नहीं हुआ गवर्नमेंट के पास, खुद के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होगी, तो वो कैसे चार्ज करेगी? सपोज करो मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, या जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको ऑब्जेक्ट किया कि नहीं गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल, या फिर मैं नहीं दूंगा, या जो भी एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है ना। अगर किसी इनकम, अपन ने 5-6 लाख रुपए की बात की, अगर ज्यादा इनकम होगी तो ऑब्वियसली हु वांट्स टू गिव इट, लाइक फिर तो लीगली तो कोई नहीं देना चाहेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स जो लगाने की पावर है ना, वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को सबको पता है कि एक यूनियन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट मतलब जो कि अपने राज्य सरकार होती है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उनका जो उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं ना, वो आर्टिकल्स जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग राइट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू कलेक्ट ऑल इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर अंडर एंट्री 82 और यूनियन लिस्ट आर्टिकल 246। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 246 में एंट्री नंबर 82 में पावर मिलती है, और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेरा अकाउंटेंट के लिए इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। तो आर्टिकल 246 हमारे संविधान का एंट्री नंबर 82 में यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ग्रांट करता है कि वो इन किसी भी इनकम पे टैक्स ले सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर इससे बाहर है, बाकी और इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू कलेक्ट ऑल इनकम टैक्स। ये आर्टिकल 246 एंट्री नंबर 82 और यूनियन लिस्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है। उसके बाद में स्टेट जो कि राज्य सरकार होता है, उसको उसको कहाँ पावर मिली है वो भी अपन देख लेते हैं। वही आर्टिकल नंबर 246 एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट ये ग्रांट करता है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे वैसे तो और भी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती है, पर क्योंकि सिर्फ अपन अभी इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगाने का जो राइट मिलता है ना, वो राज्य सरकार को मिलता है। तो कभी भी ये बात ध्यान रखना, अगर आपको भी ऐसा लगता हो ना कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकती, नहीं लगाती, उसका कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। पर ये हमेशा ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिवली जो राइट्स है ना, जो अधिकार है ना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का, वो राज्य सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। और स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिलती है? आर्टिकल 246 एंट्री नंबर 46 से। तो ये दोनों ही पॉइंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि अपना 1 से 2 नंबर के हो सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब अपन जो कंसेप्ट होता है ना इनकम टैक्स में, वो वैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर बताया, पर फिर भी मैं इसको इस टॉपिक को डिटेल में लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के पर्सपेक्टिव से भी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। द इनकम इज अर्न एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स फॉर न्यू बिजनेस। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हुई।
इनकम इज अर्न मतलब प्रीवियस ईयर वो हुआ जिसमें आपकी इनकम आपने कमाई होती है, इनकम अर्न। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इनकम कमाई है तो हमको टैक्स टैक्स दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज करो इसका जो टाइम पीरियड अब इनका इसमें अलग अलग हो सकता है, पर प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। और ये जैसे जैसे जो फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सपोज करो अभी अप्रैल 25 से लेके अपन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक का, ये यहाँ पे अभी इस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये है अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 तक। अब जैसे ही अपन अगले ईयर में जाएंगे तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना, अब सपोज करो आप अप्रैल 26 में जाएंगे, अप्रैल 26 टू मार्च 27, इस साल जो इनकम कमाएंगे वो आप अगले असेसमेंट ईयर में देंगे। अगले असेसमेंट ईयर मतलब ये तो फिर आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और ये आगे आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 27-28। तो ये ऐसे चेंज होता रहता है। अब प्रीवियस ईयर हुआ जिसमें आपने इनकम टैक्स देना है, जिस ईयर में आपने अपनी इनकम पे टैक्स देना है। तो यहाँ पे अपना इनकम वाला इनकम जो जिसमें अपन ने अर्न करी है ना, वो तो हुआ अपना 25-26, और ये हो गया 26-27। और ये रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे जैसे आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। अब ये अभी यहाँ पे जो 25-26 आ रहा है वो तो खत्म हो जाएगा जैसे आप 26-27 में जाएंगे, तो ये आपका असेसमेंट प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और इसके बाद में 27-28 आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, क्योंकि आपने हर साल इनकम टैक्स पे इनकम अब इनकम जो अर्न करी है उसका टैक्स देना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट है वो अपन ने डिस्कस किया है। बाकी कोई क्वेरी होती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ये हुआ कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिसमें आपने टैक्स देना है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और ये 12 मंथ्स का होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है ये अप्रैल 25 तो अपन ने जो, क्योंकि ये अपने एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है इसलिए पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आपके फाइनेंशियल ईयर चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाता है। वैसे जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि नया आने वाला है या आ चुका है, जो एग्जाम अगले साल से एप्लीकेबल होगा, वैसे उसमें जो ये कंसेप्ट है ना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, वो हटा दिया है, पूरा ही हटा दिया है। और उसमें फाइनेंशियल ईयर का भी चेंज कर दिया है जिसमें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे। अब ये अप्रैल से मार्च तक का कंसेप्ट नहीं रहने वाला, अभी तक ये अपडेट है। अब अपन ने डिस्कस कर लिया भाई, आपने जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी है उसको आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कौन सी इनकम पे देंगे, कितना आपको छूट मिल सकती है, कौन कौन सी टैक्स रेट है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट आपने समझना जरूरी है। उसके बाद में अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि इससे आप छूट सकते हो या इससे आप बाहर हो सकते हो। जो अपन ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट पढ़ा ना, इसके एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि आप इससे बाहर हो सकते हो अगर आपने ये चीज फॉलो करी या ये चीज नहीं फॉलो करी। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इससे बाहर हो सकते हो आप। कौन से केस में? अब क्योंकि नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपने जो इनकम अर्न करी ना, यहाँ पे जो ये अर्न करोगे वहां उसके साल खत्म होने के बाद में अगले साल आपसे टैक्स मांगने आएगा या टैक्स मांगेगा। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अगर आपने इन ये केस फॉलो हुए ना आपके साथ, इन 5 केस में आपके साथ इनकम टैक्स है ना, वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब वो असेसमेंट ईयर तक इंतजार ही नहीं करेगा आपका। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में इनकम कमाई है ना उसी में आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये 5 एक्सेप्शन है। सबसे पहला, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेजिडेंट क्या होता है वो भी अपन आगे डिस्कस रेजिडेंशियल स्टेटस में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई शिपिंग बिजनेस है, मतलब कोई शिप लेके आता है, कोई नॉन बाहर का कोई विदेशी नागरिक है जो कि शिपिंग का बिजनेस करता है। सपोज करो कोई माल लेने आया इंडिया में, एक्स वाई जेड, को भी गेहूं चावल जो भी है, और वो यहाँ पे माल स्टॉक करता है, मतलब माल लेता है, और यहाँ से जब बाय शिपिंग अगर जाता है तो उसको यहाँ पे टैक्स बिना टैक्स दिए वो नहीं जा सकता है। यहाँ पे मस्ट पे टैक्स बिफोर शिपिंग लिविंग द इंडिया पोर्ट। इंडिया का जो पोर्ट है ना वहां से जाने से पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस अगर आप करते हैं, आप नॉन रेजिडेंट है और अगर आप शिपिंग बिजनेस में है, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देके जाना पड़ेगा। मतलब इन 5 केसेस में ऐसा होगा कि अगर आपने अप्रैल से मार्च तक जब भी इनकम अर्न करी ना, तो इसी साल में आपको टैक्स देना है, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करना। ये 5 केसेस में है। पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन इमीडिएटली लिविंग द कंट्री, एग्जाम्पल रिलोकेटिंग अब्रोड। अब मतलब मान लो कोई कोई पर्सन है, सपोज इंडिया का नागरिक है, वो परमानेंट इंडिया छोड़ रहा है, तो भाई जाने से पहले इनकम टैक्स वाले बोलेंगे सर
इनकम टैक्स देके जाइए। ये भी एक एक्सेप्शन है इसका। इवेंट बेस्ड एंटिटीज, मतलब कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि किसी टेम्परेरी कोई इवेंट के लिए होती है, या कोई सपोज करो कोई बाहर की कंपनी थी, या कोई ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, या ऐसी कंपनी बनाई गई थी जो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने के लिए बनी थी। सपोज करो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके लिए एक नई कंपनी बनाई बीसीसीआई ने या आईसीसी ने, नई कंपनी बनाई। वो कंपनी सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली थी, कितने स्टेडियम होंगे, कितने मैचेस होंगे, कौन कौन से किस किस जगह पे कौन कौन से इवेंट्स होंगे। अब उसने उस साल में अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, सपोज करो यही मान लेते हैं अपन, इसमें जो प्रॉफिट होना था वो कमा लिया। अब इनकम टैक्स इंतजार नहीं करेगा सर, आप अपनी कंपनी आईसीसी क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब वो बाहर जाएगी ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जाते सर अगले साल आप टैक्स देते हैं, नहीं। अगर आपने ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई एंटिटी बनाई है, ऐसी कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर ऐसी कोई बनाई है, अपन मैं बताने वाला हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है। पर सिर्फ आप इतना अभी एक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म फॉर स्पेसिफिक टेम्परेरी पर्पस दैट हैज कंक्लूडेड, मतलब ऐसी कोई एंटिटीज बनी थी जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी, और वो काम खत्म हो गया, तो आपको उसी ईयर में टैक्स देके ही जाना पड़ेगा। आपने कोई कंपनी बनाई, उसी अप्रैल में कोई इवेंट या कुछ कुछ भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना था, कोई मेला लगवाना था, सपोज करो कोई बहुत बड़ा इवेंट करवाना था, इवेंट खत्म हो गया, खत्म होते ही आपने आपकी वो जो एंटिटी थी वो भी खत्म हो गई, आपने उसी पर्पज के लिए बनाई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं अगले साल में आऊंगा, यहाँ पे इनकम टैक्स आपसे जिस ईयर में आपने अर्न करा है वहां पे आपसे टैक्स मांग सकता है। आगे है असेट प्रोटेक्शन, पर्सन ट्रांसफरिंग गिफ्ट प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब ये इनकम टैक्स के ऊपर होता है। कोई भी पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है या गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी किसी भी अपने रिलेटिव को या किसी भी पर्सन को, ट्रांसफरिंग या गिफ्टिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर आप टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपसे प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स वाले टैक्स मांग सकते हैं, या गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग सकती है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अ बिजनेस दैट शट डाउन परमानेंटली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऐसा कोई बिजनेस है जो परमानेंटली पिछले साल में ही बंद हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर में ही बंद हो गया, तो आपको इसी ईयर में टैक्स आपसे इनकम टैक्स वाले मांग सकते हैं। अगले साल इंतजार थोड़ी करेंगे यार, आपको बिजनेस बंद करके निकल जाओ, कोई कंफर्म नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। आई होप आपको यहाँ तक हेल्पफुल लगा होगा। बाकी मैं इस इसी टॉपिक के डिटेल में नोट्स बना रहा हूँ, अभी तक ये डायग्रामेटिक है, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कैसे लगे लेक्चर्स आपको। बाकी मैं ऐसा नहीं है, इसको भी और बेटर वे में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी तक अपन ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनकम फ्रॉम, कहाँ कहाँ से इनकम कैलकुलेट होती है, इनकम टैक्स एक्ट और नई रूल्स क्या होते हैं वो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिलती है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिलती है टैक्स कलेक्ट करने की, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। और प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आपने इनकम अर्न करी है, असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आपने इनकम टैक्स देना है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब प्रीवियस ईयर अभी जो अप्लीकेबल है ना वो अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का है। उसके बाद में असेसमेंट ईयर अगला है अप्रैल 26 से लेकर मार्च 27 तक, ये आपका असेसमेंट ईयर है। और ये एक्सेप्शन है, आपने जो रूल पढ़ा ना अभी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है इससे हटके अगर आप इन केस में आओगे ना तो आपके ऊपर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। ये है नॉन रेजिडेंट, अगर कोई शिपिंग बिजनेस है, कोई कंपनी या कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा काम करने वाला बंदा जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट अभी आप सिर्फ एनआर समझो, मैं बताने वाला हूँ आपको आगे डिटेल में। रेजिडेंट का अपने पास रेजिडेंशियल स्टेटस का अलग से चैप्टर है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि शिपिंग बिजनेस करता है, वो बाहर जाता है, अगर वो जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। आपको जिस जिस साल आप जाओगे उसी साल आप टैक्स देके जाओगे। पर्सन लिविंग इंडिया, जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, वो अगर इंडिया छोड़ रहा है, भारत देश छोड़ रहा है, तो जाने से पहले भाई इनकम टैक्स देके जाओ, सीधी सी बात है। और ऐसी कोई कंपनीज या ऐसी कोई कंपनीज या ऐसी कोई एंटिटीज बनाई गई थी जो सिर्फ उस इवेंट के पर्पज से ही थी, तो वो भी, और वो खत्म हो रही है पहले, तो उसका भी जो असेसमेंट ईयर और असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। असेट प्रोटेक्शन मतलब आप कोई असेट ट्रांसफर कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो भी आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस मतलब कोई ऐसा बिजनेस है जो खत्म हो गया या बंद होने वाला है या बंद हो चुका, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। इनकम गवर्नमेंट आपका अगले साल तक का इंतजार नहीं करेगी। तो दैट्स ऑल। मैं आगे और भी आपको इसमें अपन जो बुक फॉर्मेट है ना वो इसी बुक फॉर्मेट में मैं ट्राई करने वाला हूँ, तो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में जल्दी अपडेट्स। बाकी अभी तक आप अपना ओपिनियन बताना, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है भाई, कंक्लूड मत करना कोई भी। जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको इसमें एमसीक्यू वगैरह बाकी सब करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।